बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जो खराजात हैं जेल में, उनमें काफ़ी इजाफा हो गया है। मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, उनके लिए अलग जो है वो जेल मेन्यू से हट के उनका एक मेन्यू है खाने का, वो तैयार किया जाता है और उसके उनके अखराजात जो है उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही है। लेकिन उससे हट के जो है वो मुख्तलिफ मुरगन ग़िज़ाएँ, चिया सीड और फ्रेश जूसेस, काफ़ी और दीगर चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो उन्हें सहूलियात मुयसर हैं, क्या एक आम कैदी को भी वो मुयसर हो सकती हैं? ये बड़ा अहम सवाल से बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद, रमज़ान के बाद जो है फाइनल कॉल दी जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि तहरीक इंसाफ जो है वो दमादम मस्क अंदर वाली बात होगी कि सड़कों पर आएगी, लॉन्ग मार्च होगा, जलसे जुलूस होंगे और हुकूमत को जो है वो घर भेजने पे मजबूर किया जाएगा। ये प्लान किया जा रहा है। धड़ेबंदियों पे बात करेंगे तहरीक इंसाफ की कि एक धड़ा जो है वो कुछ कहता है, दूसरा धड़ा कुछ कह रहा होता है और तीसरा धड़ा जो है वो कुछ कह रहा होता है। कहानी क्या है, इस पे बात होगी। और फिर हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में पाक नेवी की जो मश्क सी गार्ड है उसका आगाज़ हो गया है। 24 से 28 फरवरी तक ये मशकें जारी रहेंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पेशा वराना महारतों पे जो है वो उसका मुजाहरा होगा और जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान राब्ते हैं उनको मजबूत कैसे बनाया जाएगा, समुद्री हदूद के जो है वो उसकी हिफाजत के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, क्या प्लान किए जा रहे हैं, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज सेंटर खलील ताहिर संधू साहब मुस्लिम लीग नून से। सेंटर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सेंटर डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब हैं तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा हुमायूं साहब कि आज जो रिपोर्ट सामने आई है जेल में जो खाना फराहम किया जाता है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को, उनकी अहलिया को, क्या आप इससे मुतमिन हैं? खाना उनका ठीक है? आप तो खुद डॉक्टर भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी रिपोर्ट है। मुझे इतना मालूम है कि इमरान खान का सिर्फ एक वो उनका प्रॉब्लम है खाने के लिहाज से, वो ये है कि वो ब्रॉयलर की कुकड़ी नहीं खाते हैं। अच्छा। अगर वो मुर्गी खाएंगे तो वो देसी खाएंगे, वरना वो नहीं खाएंगे। बाकी वो दाल साग जो वहां पक रहा होता है वही खाते, उधर की रोटी खाते, उधर ही सब कुछ खाते। सिर्फ देसी मुर्गी घर से उनके लिए या कहीं से या जो भी होगा वो आती होगी और उसकी पेमेंट होती होगी। और उसके अलावा गोश्त, अगर वो कोई मटन है या बीफ है वो आराम से खा लेते, उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो कुकड़ी खाते बस। कुकड़ी और पिंक सैमन फिश जो है वो भी उनकी पसंदीदा ग़िज़ा में शामिल है सर। देखिए वो फॉर्चुनेटली वो उन लोगों में से हैं जो अपनी जो अपना जिस्म है तो सेहत है उसका ख्याल रखते हैं। ना उनके प्लेटलेट्स गिरते हैं, ना उनका एफिडेविट कोई देता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है, ना उनके कमर में चुभ पड़ती है, ना इस किस्म की चीज है। वो आराम से बिल्कुल हेल्दी है माशाल्लाह। और वो जो पिछले दिनों जो लोग कह रहे थे कि उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है। सारे लॉयर्स ने, जो भी हमारे पार्टी वाले गए, उन्होंने उस चीज को, उन रिपोर्ट्स को डिनाई किया है कि उनके साथ कोई मतलब उनको अलग रखा जा रहा है। वो अपनी नॉर्मल रूटीन में है, सब कुछ ठीक ठाक है, हशाश बशाश है। उन्होंने डॉक्टर साहब इस पे सर सवाल ये उठाया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों में कि जो अडयाला जेल का या पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जो आम कैदी है, क्या उसे भी ऐसी सहूलियात, ऐसा खाना मुयसर होना चाहिए? देखिए, मेरे लिहाज से अगर एक आदमी 50 रुपए के एफिडेविट पे या 50 रुपए की बॉन्ड पे बाहर निकल के जा सकता है इंग्लैंड, तो फिर वाकई हर एक को जाना चाहिए। अगर एक आदमी जिसको बाहर से आके उसके एयरपोर्ट के अंदर ये बायोमेट्रिक्स होती है, मेरे ख्याल में हर एक कैदी को जो कन्विक्टेड हो उसके साथ भी यही होना चाहिए। अगर एक आदमी जो है उसके कमरे में एसी लगा हुआ और उसको बड़ा प्रॉब्लम हो कि
कोई ये तकरीर भी कर दे कि यार इसका एसी उतार देंगे, उनको तकलीफ हो, तो फिर हर एक कमरे में एसी लगा होना चाहिए। इमरान खान के कमरे में कोई एसी नहीं लगा हुआ। इमरान खान एक नॉर्मल कमरे में जो छोटा 9x9 या जो भी 9x8 या जो भी होता है उसमें है। हाँ, वो वहां पढ़ाई करता है, वो उसने वहां से पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। सारी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द घूम रही है, किसी और के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। आपका दिन इमरान खान से शुरू होता है, आपकी रात इमरान खान पे खत्म होती है। सेंटर साहब आप बताएं सर कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो उनकी एक ही कमजोरी है कि वो ब्रॉयलर मुर्गी नहीं खा सकते, देसी कुकड़ी खाते हैं, तो बाकी को भी सर दे दो। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं डॉक्टर साहब का भी, हालांकि इनका तो अपना मनसूबा है कि मतलब एक कुकुड़ और 3 कुकुड़ियां देनी है, सब लोगों को देने थे और कट्टे भी देने थे, फिर अंडे देने थे, पता नहीं क्या कुछ करना था इनका। एनी हो, मैं तो उस खान साहब के बारे में सोच रहा हूँ बानी के, कि जो कहता था कि जेल में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और मुल्क में भी एक जैसा कानून होना चाहिए। तो अगर उसके हवाले से इतना कुछ है तो बाकी बेचारे लोगों का क्या कसूर है? क्या वो क्राउन ऑफ द क्रिएशन नहीं है? क्या अशरफुल मखलूकात नहीं है? ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इसके बावजूद भी कहता हूँ कि चाहे जो उनका दिल करता खाए, हमें इस बात पे कोई इतराज नहीं। हमारी सीएन में भी कहा कि उसको 1 की बजाय 5 एसी लग जाए। वैसे आजकल जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे एसी इस्तेमाल नहीं करते आजकल, तभी सर्दी है तभी एसी की जरूरत नहीं है। तो अगर आती भी है तो उनको जो भी देना चाहिए दे सकते हैं, हमें कोई किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है इन पे। जो उनका दिल करता खाएं, जो उनका दिल करता पिए। कुछ चीजें हैं जो उनको प्रोहिबिटेड है, वहां पर नहीं पहुंच सकती, वो उनके बारे में मना है सख्ती से। बाकी चीजें जो खाने पीने में तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं वैसे भी डॉक्टर साहब, मैं बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मैं समझता हूँ दिस इज अ पेटी इशू। ठीक है, नहीं अगर वो उनको समझते हो, खुद उनका अपने मशहूर के अगेंस्ट चल रहे हैं तो वो अपनी बात ठीक है। दूसरा बात, डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम में कहते हैं मेरे भाई हैं, 50 रुपए के एफिडेविट की, आई वाज इन दैट केस, कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ ये था उसमें लिखा। उस एफिडेविट अभी मेरे पास है, मैं अभी आपको देता हूँ, डॉक्टर साहब को भी भेज देता हूँ कि जो ही मेरा भाई मतलब सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, मैं वापस लेके आऊंगा। तो आगे मियां साहब वापस आ गए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कि अमेरिका जाके तकरीर करके मैं जाके इसी तरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर मैं वर्ल्ड कप में जीत के आ गया हूँ। और एक दिन पहले आया यहाँ पे 5 अगस्त से पहले, अपना 4 को या 3 को, और 5 को पता चला जी के आजाद कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर था वो भी इंडिया लेके चला गया अपने, उन्होंने आइन के हिसाब बना लिया 370 और 35 ए के तहत। तो आज तक कोई एक सिंगल कोई एक मंसूबा बता दे, कोई एक मंसूबा बता दे। मतलब जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मतलब बड़ा उनको एक बहुत बड़ा चढ़ाकर कि उनके नाम से सुबह शुरू होती है, उनके शाम से नाम से रात खत्म होती है, कुछ भी नहीं, कंट्रोल की हुई है जेल के अंदर, कुछ भी नहीं है। आप देखिए ऐसे ऐसे चलता जा रहा है काम, आप हैरान रहेंगे। लोग सरमायाकारी करें। अभी कल अजरबैजान ने 2 अरब रुपए के जो है MOU साइन किया, विद इन अ मंथ उन्होंने कहा कि हम ये पैसे जो है ट्रांसफर करेंगे। काम हो रहा है, हर कोई इदारा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है, लोग वफूद आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, इनकी हर कॉल को लोगों ने मुस्तरद की है। जो उन्होंने कहा था कि ये रेमिटेंसेज ना यहाँ पे आए, उसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने खत लिखे हैं बड़े, मतलब लिखे जो खत तुझे, या उस कहते हैं उस खत को मेरी आखिरी तहरीर समझना। इन्होंने बड़े लोगों को खत लिखे, चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा, और जहां भी लिखने की जरूरत थी उधर नहीं लिखा। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खत नहीं पढ़ा तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? किसी का खत पढ़ना वैसे भी बुरी बात है। तो इसलिए मुझे नहीं पता ये कब ये असल में शिकस्त की, और जो यासियत है, खत आ जाए तो उस पर कोई एक्शन होगा? नहीं, कोई खत जरूरत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, खाते में होगा क्या? वही सारी बातें कि मतलब मुझे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अब इनको थोड़ा सा आ जाना चाहिए उस बैलेंस पे कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, ये जो मर्जी का ले। आखिरी का पहले भी इन्होंने 3 धरने दिए, और इसके अलावा 27 से उन्होंने जुलूस का ले, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब भी कर ले, ईद के बाद फिर कर ले क्या ईद के बाद है इनकी। मेरी एक बात, छोटी सी बात बताता हूँ कि क्या नस्बुल क्या है, मंशूर क्या है, मिशन क्या है, किस लिए आ रहे हैं, कौन सी किस चीज की आइन की हुक्मरानी, जिसकी खुद जेल में रह के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उस आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, या उस आइन की हुक्मरानी चाहते हैं कि पहले ये अमेरिका ट्रंप आएगा वो इनको निजात देगा, फिर ये हमारी कौम को अमेरिका से निजात लेके देंगे? इज इट अ वे? तो ये ऐसी बात कोई नहीं है। बाकी ये खाने पीने की चीजें जो उनका दिल करता खाएं, जो उनका दिल करता पिए। इस पे हुमायूं साहब यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों जो है वो टेबल टॉक पे राजी क्यों नहीं हो रही? यही बार बार कहा जा रहा है कि जहाँ पे खत लिखना चाहिए वहां पे खत नहीं आता। तो क्या हुकूमत को, सेनेटर साहब को कहना कि वो जो एफिडेविट है ना, वो उसकी एक कॉपी जरूर आपको दे दे, मैं आपको भी भेजता हूं, तो छाप लेना, उसको बता देना। उसके अंदर जो वादा किया था वो ये था कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर। नो, नॉट एट ऑल, ये मेरे पास है, मैं आपको भेज रहा हूँ। नंबर टू इन लोगों चले वो आपको भेज रहे हैं अपना जो एफिडेविट है, वो कह रहे हैं उसमें 6 हफ्तों की बात नहीं है, आप पढ़ ले इसमें।
बिल्कुल। दूसरा ये था कि उसमें यूके में इन लोगों ने जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई। हाँ। वो वहां जाके KFC खा रहे हैं, वो वहां जाके स्विट्जरलैंड घूम फिर रहे हैं, वो वहां जाके सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आते हुए उनको प्रॉब्लम होती है, पूरी दुनिया वहां से घूम रहे हैं। ये बेसिकली फ्रॉडिये थे, हैं, रहेंगे। इन्होंने हमेशा झूठ बोला है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहेंगे। इन्होंने इस मुल्क के साथ जो तबाही की है वो आप अगर पढ़ देख लें तो मैं आपको टाइम वाइज बताऊंगा। और मेरी छोड़े, मैं तो जो हूं, मैं तो बायस्ड आदमी हूं, मैं तो प्रो PTI बात करूंगा, अगेंस्ट PMLN बात करूंगा। मैं बात करूंगा उन लोगों की कि जो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स देख लें। स्टैटिस्टिक्स 1985 में पाकिस्तान के साथ क्या थे, स्टैटिस्टिक्स आज पाकिस्तान के क्या हैं। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान जो 1985 से पहले था, 1918 तक की मैं बात करूंगा, मैं अपने दौर को भी छोड़ दूंगा PTI की दौर को, क्योंकि PTI तो बुरी पार्टी है। मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि 3 ग्राफ्स उन्होंने बताए कि अगर पाकिस्तान जिस तरीके से 1985 तक तरक्की कर रहा था उस लिहाज से तरक्की करता तो आज पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम $3700 होती, $3700 होता। जी जी। अगर पाकिस्तान उस लिहाज से तरक्की करता जो उसके आसपास के ममालिक है, जिसमें बांग्लादेश का नाम शामिल है, तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम आज के दिन में $2700 या $2400 होती, लेकिन पाकिस्तान आज $1500 पे है। हाँ। PTI के दौर में $1700-1750 में फिर भी पहुंच गया था। लेकिन डॉक्टर साहब आप जवाब देना बताएं। जी मैं देखिए एक तो एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, सॉरी विद ड्यू अपॉलॉजी, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। जिस डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद को मैं जानता हूं ना, हाँ। मुझे लग रहा है आज वो खुद नहीं यहाँ पे आए। अच्छा। और बोल रहा है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद का फैब्रिक ही नहीं है ऐसे लफ्ज बोलना। हाँ। मैं ऊपर कह रहा हूं फ्रॉडिया के लफ्ज डॉक्टर साहब भी कभी बोलते हैं ऐसे। डॉक्टर साहब बड़ा मुहज्जब सिविलाइज्ड, मुझे लगता है कि आज उनकी जगह पे शायद उनका भाई आ गया या कोई और आ गया है, मगर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ये बात नहीं कर सकते जो वो बलवाज के जो अल्फाज यूज करें। दूसरे नंबर पर डॉक्टर साहब आप 2017-18 में जाएं, आपको देखिए आपको उस वक्त ये तय हो गया था कि अब हम IMF में नहीं जाएंगे, बल्कि आप G20 में जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसने सारा कुछ तो तबाह कर दिया। आपने बरूदी सुर्गी हमने कहा बचा दी, फिर आपको शौकत तरीन फोन कर रहा है दोनों वज़ीर आला को, सॉरी वज़ीर खजाना को, कि IMF का साइन ना करे और इनसे कर्ज ना ले। और जब IMF से कर्ज लेने की बारी आई, मजबूरन जाना पड़ा मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए, तो उस वक्त डॉलर जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा, लेकिन मैं दोबारा फिर उसी बात पे जरूर आना चाहूंगा कि जिस मैं भी ये बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो फौजदारी वकील भी हूँ साथ, मतलब इससे भी अच्छे लफ्ज बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, नॉट एट ऑल। मैं मतलब ये वाला के फ्रॉडिया ये वो ना, मैं भी खान साहब, लेकिन सवाल ये होता है ना डॉक्टर साहब, हुमायूं साहब और सेंटर साहब, और डॉक्टर साहब वो वाले नहीं है आज जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आए, इस्तेहकाम कैसे आए कि मुल्क में सरमायाकारी हो। जैसे आप कह रहे हैं कि पर कैपिटल इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तमाम सियासी जमातों का किरदार होना चाहिए। डॉक्टर साहब बाहर भी होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन इतने लंबे प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च और ये सारा कुछ है, इससे फिर कैसे मुल्क में इससे काम आएगा? देखिए, मैं तो छोड़े, सेनेटर साहब तो लॉयर है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और ये सही कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा दिल अंदर से दुखा हुआ है। ठीक है। जब किसी शख्स का दिल दुखा होता है ना, तो वो इस किस्म के अल्फाज जरूर निकालता है। मैं यहाँ पे अपने दिल की अक्कासी कर रहा हूँ, मैं अपने जो जज्बात है उनकी अक्कासी कर रहा हूँ, और यही अल्फाज थे जो मैं बता सकता था। मैं आपको बताता हूँ, ये जब कहते हैं ना, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री 1948 से लेकर चलता हूँ। 1948 से जो रियल GDP है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दफा सबसे ज्यादा रही है। एक 1958 से 69 में 6.7 GDP थी, और उसके बाद आज तकरीबन जो PTI के दौर में थी वो 6.5 रियल GDP थी। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा PTI के जमाने में थे, 39.5 बिलियन थे। पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर वाहिद दौर है जिसमें डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है। और सर जब लास्ट में जब जा रहे थे तो लोग भी तो कानों को हाथ लगा रहे थे ना, भूखे मर रहे थे। डॉक्टर साहब सैलानी वालों ने लगाई हुई थी पनाह गए, और आप उनको ऑन कर रहे थे कि ये हमारी पनाह गाह है। और बल्कि खान साहब बानी PTI गए फैसलाबाद में एक पनाह गाह में, और वहां बाबे से पूछते कि बाबा जी कैसे हालात गुजरे, ने कहा पुत्र तेरी वजह घर बेच गए थे आना पे है। मतलब ये किस लेवल पे आपके दौर में तो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। अभी तो बड़ी मुश्किल से मियां शहबाज शरीफ ने स्ट्रगल करके दिन रात मेहनत करके, और साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंधे से कंधा मिला के
साथ चले हैं और देखें, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं, कोई इंडिया की फौज तो नहीं है ना, तो इसलिए जमाने में पावर्टी, इनके जमाने में पावर्टी 25% 2 रुपए की रोटी थी 2017 में। डॉक्टर साहब आप भूल गए, आपका 25 रुपए का नाम था, आप तो 1 सेकंड में भूल गए। डॉक्टर साहब क्या हो गया है? 2 रुपए की रोटी नहीं थी 2017 में 18 में? डॉक्टर साहब बताएं जरा मुझे। सर जी आवाज कट के 2017, आप आवाज कटेगी ना, 2017 2018 में 2 रुपए की रोटी नहीं थी भला? सर जी मैं बिल्कुल होगी, 2 रुपए की रोटी होगी। आप 2000, आप एक काम करें ना, 1980 में चले जाए, 1979 में चले जाए, 4 आने की भी रोटी थी। तो ये तो नहीं ना हुआ कि आप 25 रुपए का दाम करते हैं। मेरा सवाल वहीं पे है डॉक्टर साहब के मुल्क में इस्तेकाम कैसे आएगा, सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, सियासी जमातें जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगी? सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी, और वो तब आएगी जब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे, जब 2 नंबरी नहीं होगी, जब 420 नहीं होगी, तब आएगा। जब जिन लोगों को अवाम ने मैंडेट दिया उन्हीं को चुना जाएगा, वही चीज होंगे। 19-20 हर जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे का पूरा, आप ये सोचे 17 सीटों पे ये लोग 100 सीटें ऊपर ले गए हैं। 5-10 सीटों के समझ आती है। 17 सीटों के साथ बैठे हुए हैं। नहीं सर नहीं, ये 79 सीटें इनको दी गई थी। प्रोजेक्ट जो थे इनका, प्रोजेक्ट इमरान खान, और दूसरे नंबर पे इस्तेकाम पता कब आएगा? आप पहले देखें ना, अगर एक बंदा जिसकी घर में इज्जत ना हो, घर में वो उसके पंजाबी जी की डांगा चल दिया, तो उसको बल्ले में फूलों के हाथ को नहीं पहनाएगा। इनको तो अपनी पार्टी सारी टूट फूट का शिकार है, कोई मरवत इधर भाग रहा है। कल उन्होंने कहा खान साहब ने 2 बंदों को झगड़े को उसको वजीर बना दो, दूसरे को अपना क्या नाम था उसका, नहीं हो, तो इन्होंने रिफ्यूज्ड कि हम नहीं बनाएंगे ये व्हाट्सएवर। और पता नहीं मतलब इतनी डटाई से झूठ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि पता नहीं मतलब क्या। लेकिन आप समझना पड़ेगा इनको। अब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता, आप देखे जाके पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने पूरा नक्शा चेंज कर दिया पंजाब का। इधर आप देखिए मेरे बहार रिसेंटली तैयब एर्दोगान साहब आए थे, उससे पहले बेलारूस के सदर आए थे, अभी रिसेंट देखे आज़रबाईजान वालों ने उनसे वायदा किया है। तो डॉक्टर साहब ये मिलजुल के काम करने वाले हैं, मतलब आइए आप भी सारे जो। बिल्कुल सर जी, आप वो जो सब्ज रंग है वो जो एक बारिश में धुल गया है, बिल्कुल चेंजेस आई हैं, ये सारी चेंजेस आ रही हैं। आप लोग बिल्कुल जिस जगह पे जलसा करते हैं पहले वहां पे जाके छुट्टी दे देते हैं, उसके बाद जितने सरकारी लोग हैं उनको आगे बिठा देते होते हैं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप देखे ना सजनानी में आपका क्या हुआ, 3000 बंदा भी नहीं था। हिंदू साहब एक बात याद रखना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको आपके अपने घर में भी ये हो रहा होगा, पंजाब के हर एक घर में होगा, पाकिस्तान के हर एक घर में ये हो रहा है। सर जी आप लोगों के अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो भी कहती है आप लोग गलत हैं। नहीं हमें तो नहीं कहते कोई भी। जो चेंज आ रहा है पाकिस्तान में, आपको पता है क्या आ रहा है? हर एक के घर में वो चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है सर? क्या आ रहा है? आपको लोगों के हाथों पर डंडे दे रहे हैं, अपना लोहे वाले या किलो वाले, या कंप्यूटर दे रहे हैं? सर डंडे नहीं दे रहे आप लोग। आप जितने भी, मैं ज्यादातर 90% जो पीएमएलएन के जो मैं लोगों को जानता हूं, 70% जो पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं जानता हूं, जो करीब से जानता हूं, वो उन सब के घरों में अपने बच्चे भी कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं। उन सब के, आप सबके बच्चे कह रहे हैं कि वो इमरान खान ठीक है। मैं जो कह रहा हूं वो सच है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। झूठ मैं नहीं बोल रहा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये वो चेंज है जिससे आप लोग डरते हो। डॉक्टर साहब यही तो झूठ है जो आप कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। सर जी मैं आपके सामने कह दूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे चुप रहने दे। मैं कब कह रहा हूं आप चुप ना रहे, बात तो हमारे घरों तक अब चुप ही अच्छी है। डॉक्टर साहब, संधू साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो अब कोई मुज़ाकरात के लिए दोबारा कोई कोशिश हो रही है? अब ग्रैंड लाइन्स बनने जा रहा है, ऐसा ना हो कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं। ग्रैंड लाइन्स पहले ना देखिए, ग्रैंड लाइन्स होता क्या है? जब हमने मसाके जमहूरियत किया तो उसकी पहली शिक पता क्या थी कि हमारी माजी में जो गलतियां हैं हमें उसमें हम माफी मांगते हैं पूरी कौम से। क्या इन्होंने ये बात की है? दूसरा मौलाना फजल रहमान के अगर अपने ग्रीवेंसेस हो गए वालियों काबिल एहतराम है, बल्कि ये बन जाए तो अच्छा है, ताकि इनको पता चले चकजई साहब बहुत अच्छे सियासतदान है, लेकिन इनके साथ वो नहीं चल सकेगी। सबसे ज्यादा जो पिटीशंस है मौलाना फजल रहमान की, वो तो केपी में है, और बलोचिस्तान में, पंजाब में तो एक भी उनकी कंप्लेंट नहीं है। तो ग्रैंड राइस किसके खिलाफ बना रही है? आपने एक दूसरे के खिलाफ बनाना है तो बनाए, बल्कि बड़ी अच्छी बात है, जमहूरी सोच है ये। मैं तो इसको वेलकम करूंगा अगर ये ग्रैंड लाइन्स बनाते हैं तो, लेकिन बट देयर नीड अ पर्पस, कोजेंट एविडेंस हो कि इस बात के लिए हम ग्रैंड लाइन्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो क्या कानून की बनाने से क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन नहीं, इस तरह से इलेक्शन नहीं, अनोखा लाडला केले को मांगे है चांद, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो जब आएंगे तो बात करेंगे ना। अब जब इनसे पहले भी इन्होंने खुद पहले कहते थे कि जरदारी को हम गोली मारेंगे, हम फ्राडिये थे और एमकेएम का कातिल जमात है, फिर हमारे साथ फिर बैठे क्यों बाद में तीनों जमातों के साथ ही?
बंदे को बात पहले सोच समझ कर करनी चाहिए ताकि बाद में उसको पछतावा ना हो। तो इसलिए पहले वो सोचते नहीं है, फिर बैठ गए। फिर रऊफ साहब ने कहा नहीं जी हमारी कमेटी तो उधर फौज के साथ, आर्मी ने कहा जी हम कोई मुज़ाकरात आपसे नहीं करना चाहते। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में 3-4 दफा मुझे शरफ हासिल हुआ आपके सामने कि इनका 50% कायम हुआ होगा। ये मानते हैं, वो नहीं मानते। जिनको मीर जाफर, मीर सादा को डर्टी हैरी कहते रहे हैं और रात को फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बातें करते रहे, अवान सदर में बैठ के, इस तरह से काम नहीं चलेगा। इनके पास अभी ये देखें, अभी चीफ जस्टिस साहब ने इनको बुलाया था, उन्होंने आईनी इस्लाहात के बुलाया था, एक भी आईनी इस्लाहात की बात नहीं की। सारे अपने दुखड़े रो रहे, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? वो तो आपने कहा कि चार्जशीट पेश की उन्हें, तो करे ना चार्जशीट पेश, जब को फैसला होगा, जब कहेगा क्या इज इट द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वहां पे ये आगे चार्जशीट पेश करे, वहां पे तो केस मुकदमा लड़ना ना, जाके मुकदमे करे। इन्होंने जैसे पिटीशन इनकी पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स में, वहां पे फैसले आएंगे, सारा कुछ आएगा, एविडेंस देंगे, ये भी एविडेंस देंगे। ये कभी कहते कि फलाने रिपोर्ट दे दी, फलां ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दे दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा चले हमायूं साहब बताइएगा सर, कोई राह निकल सकती है बैठने की, बातचीत करने की, मुज़ाकरात की दोबारा से? देखिए एक बात याद रखिए, इनके साथ जो हमारी मुज़ाकरात थी, उस मुज़ाकरात में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जो लीडरशिप वहां बैठ के उन्होंने कहा ये नहीं हो सकती, हम इनके साथ क्यों बात करें। नंबर 2, जब हम ग्रैंड अलायंस करेंगे इनको खुद ही पता चल जाएगा, लेट द टाइम कम, ठीक है। उसके बाद आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा, आप भी दे रहे, मैं भी दे रही हूँ, ये भी दे रही है, उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये है कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? अब क्या ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा, क्या करने जा रहे हैं? सर जी ईद के बाद जब ये स्टार्ट होगा, आप लोग भी इधर हैं, मैं भी इधर ही हूँ, सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखें, हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। चलें डॉक्टर साहब, सर बताएं कोई वे फॉरवर्ड है, कोई सारी सूरत हाल वे फॉरवर्ड चीजें जा रही हैं ना तरीके साहब? देखिए मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ा, दिवाली है उनसे बच गए, लोगों के साथ मायदे हो रहे हैं, इंटरनेशनल मायदे हो रहे हैं, IMF के साथ मायदे हो रहे हैं। अब ये काम चलेगा, 5 साल गवर्नमेंट चलेगी। बाकी ये इनकी ख्वाब, देखिए ख्वाहिश और कानून में बहुत ज्यादा फर्क है। इलेक्शन 5 साल के लिए हुए हैं। हाँ, इनको सारे का सारा गुस्सा जो आर्टिकल 95 के तहत, आईने पाकिस्तान के तहत अदम एतमाद आई थी। मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ एहतराम के साथ कि इस आइन में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामान मुद्दत करेगी 5 साल, ये नहीं कि एक पार्टी मुद्दत 5 साल करेगी। आप इंडिया में देखिए 11 प्राइम मिनिस्टर उनके चेंज हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 साल पूरे किए व्हाटसोएवर। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। आपका वही गुस्सा जो रिवेंज है, वो आपको जो आप टर्म ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करते, आप टर्म्स ऑफ रिवेंज की बात करते हैं। तो इसलिए इस वाले से नहीं, ये गवर्नमेंट चलेगी, 5 साल चलेगी और इंशाल्लाह आम आदमी जो है उसकी जिंदगी भी तब्दील हो रही है, पहले से महंगाई की शरह कम हुई है और इसके अलावा और इंटरनेशनल मंसूबे लग रहे हैं और आप देखेंगे। और ये जो आप समझ रहे हैं ना कि लोग आपके साथ, ये आप चंद दिन और देखिए फिर आपके साथ, मतलब आप खुद देखेंगे कि लोग किस तरह से आपको अपने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। चंद दिन बड़े अहम है कि आपके अपने लोग आपको छोड़े जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को मतलब कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। मुझे नहीं, यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज सी गार्ड का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इसमें 24 से 28 तक ये एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में क्या क्या होने जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसकी फ़ादियत क्या है, इस पर बात करने के लिए मैंने आज ज्वाइन किया है कमोडोर अब्दुल हुसैन साहब ने पाकिस्तान नेवी से। सर शुक्रिया आपके वक्त का। कैप्टन मोहम्मद महूद साहब अकरमा, आपका शुक्रिया वक्त देने का। आबिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तो सी गार्ड की जो इफ़ादियत है वो बताइएगा कि सी गार्ड शुरू करने का मकसद क्या है? एक्सरसाइज सी गार्ड सेकेंड एक्सरसाइज है इस सीरीज़ की। लास्ट ईयर 2024 में ये पहली दफ़ा एक्सरसाइज मुनक्किद की गई थी। इस एक्सरसाइज का मुनक्किद करने का मकसद जो हमारा जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो पाकिस्तान नेवी के अंडर उसमें जो काम फंक्शन कर रहा है, इस इदारे का मकसद है कि जितने स्टेक होल्डर्स हमारे नेशनल और प्राइवेट NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो इस हमारे समंदरी हदूद में किसी भी तरह से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो माशी रेफरेंस से हो या वो पिकनिक जैसे कहना चाहिए टूरिज़म के एंगल से हो, इन सारी चीज़ों को एक अम्ब्रेला, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, ठीक है, इसको हमने सेफ रखना है फ्रॉम जो हमारे ख़तरात हैं
जो कि किसी भी जगह पे आपको मालूम है कि जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी इकनॉमिक रवायती और गैर रवायती ख़तरात आप जिसे कहते हैं, रवायती और गैर रवायती ख़तरात से हमने इनको सेफ रखने के लिए जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत ये एक्सरसाइज की जा रही है। और इसका मकसद है कि हम अपने सारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग को और बेहतर करें, और इसके अलावा जो रिस्पॉन्स हमारी तरफ से अगर किसी भी ख़तरे को निपटने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ बाकी हमारे नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो इनके साथ मिलकर रिस्पांस देते हैं। कैप्टन माउज, आप बताइएगा कि एक तो इसकी जो ऑपरेशनल जो हिफाजत है उस पर रोशनी डालिएगा कि इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स आपके साथ शरीक हैं, और इसमें मज़ीद जो एक बायलैटरल इश्यूज आते हैं, आपको नेवी टू नेवी कोऑपरेशन होता है, उसके मतलब थोड़ा सा हमको बताइएगा कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जिस तरह अभी सराबिद ने आपको एक्सप्लेन किया सी गार्ड के बारे में, कुछ इसकी ऑपरेशनल अफादियत में JMICC के हवाले से ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर जो मैरीटाइम सेक्टर और मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है किसी भी मुल्क की जो माशी तरक्की है उसमें मैरीटाइम सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एक बहुत अहमियत का हामिल है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो मैरीटाइम सेक्टर को हमने जो दिफा मुहैया करना है उसके अंदर देखें, खाली एक नेवी तो एक मेजर स्टेक होल्डर है ही, क्योंकि ये एक प्राइमरी समझे इदारा है जिसका मकसद समंदरी हुदूद की निगहबानी है, लेकिन मैरीटाइम सेक्टर को पाकिस्तान के अंदर इससे मुल्हिका काफ़ी सारे बिलवास्ता या बिलावास्ता बहुत सारे इदारे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का मेजर मकसद जो है उन सब की एफिकेसी को एक मरबूत राब्ते के जरिए जोड़ना है और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ताकि हम किसी भी किस्म की खतरात या चैलेंजेस से निपट सकें। अगर सर हम बात करें बहरिया के शोबे के जो रवायती और गैर रवायती खतरात हैं उनकी रोकथाम के लिए, तो बताइए खतरात हैं क्या क्या खतरात जो है वो दरपेश आ सकते हैं और उन्हें उनसे निपटने के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है? अच्छा, ये एक आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि लोगों के जहन में सवाल होता है जनरली के एक समंदरी हुदूद से क्या खतरात हैं। देखिए, ट्रेडिशनल खतरात तो वह हैं जो जंगी हालात में हमें किसी भी मुल्क के साथ या कंट्री से हमें, जिसको हम ट्रेडिशनल थ्रेट्स कहते हैं या कन्वेंशनल थ्रेट्स कहते हैं। लेकिन अब पीस टाइम में, ज़माना अमन के दरमियान में जो सबसे ज़्यादा गालिब खतरात रहते हैं वो नॉन कन्वेंशनल किस्म के हैं, कि जिसके अंदर हमें ये खतरात रहते हैं कि लोग इस ट्रेड रूट्स को या ये जो फिशिंग डाउस के जरिए छुप कर अपनी चीज़ें इन्फिल्ट्रेट कर सकें, जिसके अंदर स्मगलिंग भी शामिल है, कोई वेपन्स की तरसील करके हमें नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसके अंदर हमारे शिपिंग को, पोर्ट्स को या हमारे अमन व आमा की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है। और ये आप देखें कि जनरली समंदर एक बड़ा ही यानी वसी जो है ना आपको गुजरगाह तो देती है, लेकिन साथ साथ ये इन लोगों के लिए भी जो शरपसंद अनासिर हैं उनके लिए भी एक मौका तक इनको इस्तेमाल किया जा सके और इस किस्म की जो स्मगलिंग है और बाकी नार्को है, ड्रग ट्रैफिकिंग और ये जो वेपन स्मगलिंग जो है उसको का खतरा रहता है। तो आप की तरफ मैं आना चाहूँगा सर, आप बताइएगा कि जो गवादर है उसकी बड़ी अहमियत है मुल्क के लिए भी और पाक बहरिया के लिए भी, तो जो TF 88 है वो क्या है, किस तरह जो है इसको जो है वो सेफ गार्ड कर रही है, उसकी हिफाजत के लिए क्या किया जा रहा है? जी, TF 88 टास्क फोर्स 88 जैसा कि आपने कहा, ये पाकिस्तान नेवी के एक इनिशिएटिव है जिसके तहत गवादर पोर्ट जो कि CPEC का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या जिसे कहें कि जहाँ से CPEC का आगाज़ है, जिसके साथ CPEC का नाम जुड़ा हुआ है जी, उसकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान नेवी ने अपने एसेट्स को मुख्तस किया है कि ये जो रूट्स, जो शिपिंग लाइंस हैं जो कि गवादर के करीब या तो ख़त्म होती हैं या गवादर के करीब से शुरू होती हैं, ठीक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसके लिए पाकिस्तान नेवी का गवादर में ये टास्क फोर्स 88 का हेडक्वार्टर है और गवादर पोर्ट में जो कि इंशाअल्लाह अभी ऑपरेशनलाइजेशन की तरफ है और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी विद दी CPEC के साथ जितनी तरक्की होगी इंशाअल्लाह, तो उसमें हमारी
मैरीटाइम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए टास्क फोर्स 88 का क़याम किया गया। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है सर? इसको इसकी जो थोड़ा सा डिटेल बताइएगा ताकि पता चले कौन को कि ये काम कैसे करती है और उसका जो मकसद है बनाने का क्या वो पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल, इसका मकसद पूरा इस तरह से है कि गवादर पोर्ट में जो इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गवादर पोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हर उस शिप की मूवमेंट जो गवादर पोर्ट की तरफ हो या गवादर पोर्ट से वो अपना सामान वहाँ पे उतार के और अगली किसी पोर्ट की तरफ डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर के जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान का वो एक्सक्लूसिव एरिया है जो कि 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया भी शामिल है। इस एरिया में पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है फॉर गेटिंग बेनिफिट्स जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हो सकता है, जिसमें फिशिंग है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस और इस तरह के सारे जो माशी फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, इन सारे रूट्स में से जब वो कोई भी शिप आएगा या जाएगा उसको प्रोटेक्शन देना पाकिस्तान नेवी ने अपनी जिम्मेदारी है और उसके लिए ये टास्क फोर्स 88 जो है वो इसको थ्रू आउट प्रोटेक्शन देती है ताकि किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो और शिप्स बग़ैर किसी ख़तरे के यहाँ आएँ और बग़ैर किसी नुकसान को उठाए अपने अगली डेस्टिनेशन पे जाए। कैप्टन महफूज थोड़ा सा बताइएगा कि सी गार्ड जो है उसका आगाज़ होता है 2024 में और ये दूसरी आपकी एक्सरसाइज हो रही है। एक तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं थोड़ा सा बताइएगा और उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बढ़ाने में ये कितनी अहम साबित होगी? अच्छा, सी गार्ड का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको समझ आएगा कि इसमें किस तरह से हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर जब हमने सर ने थोड़ा सा पहले भी आपको ब्रीफ किया था कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं, अब आप देखें इदारे में मतलब तकरीबन 52 से के करीब इदारे हैं जो नेशनल स्टेक होल्डर्स इस वक्त शामिल हैं, जो इसमें शामिल हैं। जी, अब उसमें देखें तकरीबन मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ में मर्केंटाइल डिपार्टमेंट है और उसके साथ जुड़े हुए DG पोर्ट एंड शिपिंग हैं जो उसके साथ शामिल होते हैं। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारी जो सारी लीड एजेंसीज हैं वो शामिल हैं। फिर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसके अंदर सबसे कलीदी रोल जो है वो PMSA का है मैरीटाइम सेक्टर में, उसके बाद कोस्ट गार्ड है, उसके बाद नारकोटिक्स एंटी ANF वाले हैं, कस्टम्स हैं और फिर उसके बाद सिंध पुलिस है, फिर उसके बाद बलूचिस्तान पुलिस है, डॉग्स पुलिस है। ये तो खाली अभी लॉ इन्फोर्समेंट। फिर उसके बाद फिशरीज डिपार्टमेंट है, फिर इसके बाद पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, उसके बाद कराची पोर्ट ट्रस्ट है, फिर पोर्ट कासिम अथॉरिटी है। ये सारे मिलकर जो है एक अपने अपने जगह पे कुछ काम सर अंजाम दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कोई एक सिनेरियो जनरेट करते हैं जिसके अंदर हम एक थ्रेट जो हम समझते हैं कि नॉर्मल हालात में हो सकता है उस तरह का हम एक रेप्लिकेट करते हैं और उसके बाद फिर हम तमाम लोगों के एक्शंस जनरेट कराते हैं ताकि इसके अंदर वो अपने सारे प्रोसीजर्स रिहर्स करें। मॉनिटरिंग टीम भी हम उसमें रखते हैं ताकि वो लोगों की कारकर्दगी को मुआयना रखें ताकि उसमें हम अपने लेसन लर्न निकाल सकें कि हमने अगली दफ़ा बेहतर क्या करना है। और उसके बाद इसके अंदर एक बहुत अहम हिस्सा इसमें एक टेबल टॉप डिस्कशन का है। हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हम तमाम लोगों को मौका देते हैं कि वो आएँ और अपने अपने जो है ना उनके जो भी उनके आइडियाज़ हैं वो सामने रखें और फिर उसके बाद हम एक जामे जो है रिपोर्ट मुरतब करें कि हम और अपनी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो न सिर्फ इसमें कि हम मिलकर एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, साथ ही साथ हम अपने प्रोसीजर्स भी रिहर्स करते हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी सर अंजाम देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर आबिद साहब, आपका शुक्रिया, महफूज साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।